कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी शेफ की नौकरी की सैलरी पूरे 80,000 युआन महीना थी। जब मैं अपने पिछले जन्म में शाही महल के शाही शेफ होने की सारी यादों के साथ एक टॉप अमीर परिवार दू परिवार के यहाँ हेड शेफ की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा, तो उस परिवार के लोग जो आम तौर पर घर पर खाना तक नहीं खाते थे, उन्होंने गलती से मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना चख लिया। उसके बाद उनके घर के रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। दू परिवार के चेयरमैन का ज्यादातर समय दुनिया भर में बिजनेस ट्रिप पर ही गुजरता था। उन्होंने दुनिया के लगभग हर तरह के मशहूर खाने चख रखे थे, लेकिन मेरे हाथ का खाना खाने के बाद उन्होंने भी मान लिया कि फिर भी छोटे शी के हाथ के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं है। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि इस लड़के का भविष्य बहुत शानदार है। वहीं दू मैडम, जिनका पूरा दिन बिजनेस पार्टियों में निकलता था, बोली कि चाहे कितने भी हेल्थ प्रोग्राम हो या कितने भी महंगे और खूबसूरत हेल्दी मील, हमारे छोटे शी के शाही हेल्थ और ब्यूटी वाले खाने के सामने सब बेकार हैं। मेरी सैलरी और बोनस लगातार बढ़ाए जाने लगे और साफ कह दिया गया कि कोई भी इसे हमसे छीनने की कोशिश मत करना। यहाँ तक कि परिवार के बड़े स्टार बेटे का पेट दर्द हुआ तो उसने नकली एक्सपर्ट की भी पोल खोल दी। अब वो किसी की झूठी बातों में आने वाला नहीं था। वो हैरान होकर बोला कि भाई, साधारण खाना भी इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा कि हमारे शी भाई को तो बहुत पहले ही स्टार बन जाना चाहिए था ताकि हर कोई उन्हें जान सके। परिवार की स्पोर्ट्स स्टार छोटी बेटी भी मेरा पूरा साथ देने लगी। उसने कहा कि बिना किसी आर्टिफिशियल चीज के भी खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है। घर में देर रात के खाने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हमेशा अपने शी भाई का साथ दूंगी। लेकिन इन सब के बीच परिवार की वो मशहूर वर्कहोलिक सीईओ भी थी। वो ऐसी ठंडी मिजाज वाली सीईओ थी जिसे बड़े बड़े मेल स्टार तक इंप्रेस नहीं कर पाते थे। लेकिन एक रात जब आसपास कोई नहीं था, उसने मुझे दीवार के पास रोक लिया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छे से सुनो, शेफ बनना छोड़ दो, सीधे दू परिवार के घर के मालिक बन जाओ। दरअसल जब मैं पहली बार दू परिवार की रसोई में पहुंचा था, तो मुझसे पहले वाला कैंडिडेट कुछ ही देर पहले इंटरव्यू देकर गया था। रसोई में अभी भी उसके बनाए खाने की खुशबू बाकी थी। लैम्ब चॉप और चीज वाले झींगों की खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। अगर मेरे घर में अचानक परेशानी न आई होती और मुझे अच्छी सैलरी वाली एक स्थिर नौकरी की जरूरत न पड़ी होती, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी इतने बड़े अमीर परिवार में शेफ की नौकरी के लिए आऊंगा। आखिरकार अपने पिछले जन्म में मैं खुद शाही महल का शाही शेफ रह चुका था। मेरी पूरी जिंदगी महल की रसोई में खाना बनाते हुए बीती थी और सच कहूं तो उस काम से मैं पहले ही थोड़ा बोर हो चुका था। लेकिन फिर भी ये परिवार सच में बहुत बड़ा अमीर परिवार था। उनके घर की शान देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके पास कितना पैसा है। बाहर का विशाल गार्डन और आलीशान हवेली ही किसी को भी हैरान करने के लिए काफी थी, पर उनका किचन उससे भी ज्यादा शानदार था। सिर्फ किचन की सजावट देखकर ही लग रहा था कि इस पर लाखों युआन खर्च किए गए होंगे। महंगे किचन कैबिनेट्स में हर तरह के हाईटेक स्मार्ट उपकरण लगे हुए थे और खिड़की से बाहर देखने पर मुझे खूबसूरत गार्डन और दूर तक फैला समुद्र भी दिखाई दे रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो फ्रिज में जो सामान है उसी से कुछ बढ़िया डिश बना देता हूँ। मेरा इंटरव्यू लेने वाली रिसोर्ट की मैनेजर आंटी वोंग थी। उनकी उम्र 50 के आसपास थी, शरीर पतला दुबला, आंखों पर चश्मा लगा हुआ और उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सख्त टीचर सामने खड़ी हो। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि कोशिश करना कि खाना 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाए। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। फिर मैं फ्रिज के पास गया और उसका दरवाजा खोल दिया। बाईं तरफ मछलियां, झींगे और तरह तरह का मीट रखा था। वहीं दूसरी तरफ बढ़िया क्वालिटी की ऑर्गेनिक सब्जियां रखी थी। अभी सुबह का ही वक्त था और सारी सामग्री भी कुछ देर पहले ही डिलीवर हुई थी, इसलिए सब कुछ एकदम फ्रेश था। इससे मेरा काम भी काफी जल्दी हो सकता था। मैंने कुछ ही सेकंड में अपने दिमाग में पूरा मेन्यू तैयार कर लिया और फिर मेरे हाथ अपने आप तेजी से काम करने लगे। उसी वक्त बाहर से गुजर रही 2 सफाई वाली आंटियां मुझे देखकर आपस में बातें करने लगी। दोनों काम करते करते मेरी चर्चा कर रही थी। एक आंटी बोली कि अभी जो लड़का आया था वो भी काफी जवान था। दूसरी ने कहा कि लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हो। अब कॉलेज के लड़के भी शेफ बनने के लिए इंटरव्यू देने लगे हैं। फिर वो मुझे देखकर बोली कि वैसे लड़का दिखने में तो काफी स्मार्ट है, बस पता नहीं खाना बनाना आता भी है या नहीं। आंटी झांग को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। दूसरी आंटी ने भी हामी भरी कि सही बात है, आंटी झांग बहुत ज्यादा पिकी हैं। पिछला शेफ अचानक बीमार पड़ गया था और नौकरी छोड़कर घर चला गया, इसीलिए अब नए शेफ की तलाश चल रही है। सिर्फ 2 दिनों में ही 10 से ज्यादा लोग इंटरव्यू देने आ चुके हैं। कुछ चाइनीज खाना बनाने वाले थे तो कुछ वेस्टर्न खाना, लड़के भी आए और लड़कियां भी। कुछ तो बड़े बड़े मशहूर रेस्टोरेंट में भी काम कर चुके थे, लेकिन ये लड़का उन सब में सबसे छोटा है। अब देखना है कि ये आंटी झांग को पसंद आता है या नहीं। करीब 1 घंटे बाद मैंने अपना काम पूरा कर दिया। सारी डिशेस तैयार थीं। मैंने खाना टेबल पे रखते हुए कहा, आप चख कर देख सकती हैं। सबसे पहले मैंने ताजा स्टीम की हुई ग्रुपर मछली रखी, फिर टमाटर सॉस वाले झींगे, उसके बाद हरे प्याज के साथ फ्राई किया हुआ बीफ, साथ में हल्की मसालेदार फ्राई की हुई शंघाई ग्रीन सब्जियां और आखिर में 1 कटोरी सिल्वर ईयर और कमल के बीजों का मीठा सूप। आंटी झांग ने टेबल पर रखे चारों व्यंजनों और सूप को ध्यान से देखा। सच कहूं तो अगर उन्होंने मुझे अपनी आंखों से खाना बनाते हुए न देखा होता तो शायद उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना जवान लड़का इतनी तेजी और सफाई से काम कर सकता है। सब्जियां और बाकी सामान तैयार करने का मेरा तरीका एकदम व्यवस्थित था। पैन में खाना डालना, उसे पलटना और चम्मच से चलाना, हर काम में जबरदस्त सफाई थी। यहाँ तक कि आखिर में जिस तरह से मैंने खाना प्लेट में सजाया उससे भी मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग साफ दिखाई दे रही थी। आंटी झांग ने मुझसे पूछा कि तुमने पढ़ाई कहाँ से की है। उन्होंने चॉपस्टिक उठाई और मुझे ध्यान से देखने लगी। मैंने जवाब दिया कि मैंने हुआनोंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मेरे घर वाले
काफी समय से रेस्टोरेंट चलाते हैं और मैंने बचपन से ही किचन में काम करते करते खाना बनाना सीखा है। मेरी बात सुनकर आंटी झांग को अचानक कुछ याद आया। उन्हें याद आया कि मुझे उनके पुराने जानकार अंकल ली ने ही रेफर किया था। उन्होंने बताया था कि मेरे परिवार का गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसकी आसपास के इलाके में अच्छी खासी पहचान है। मैं बचपन से ही किचन में अपने घर वालों की मदद करता आया हूँ, इसलिए मेरी कुकिंग की बेसिक काफी मजबूत है और मैं हुआनोंग यूनिवर्सिटी का टॉपर भी रह चुका हूँ। बस हाल ही में मेरे परिवार में थोड़ी परेशानी आ गई थी, इसलिए मुझे जल्दी से एक अच्छी और स्थिर नौकरी की जरूरत थी। आंटी झांग ने मेरी बनाई हुई सारी डिशेस चख ली और फिर चॉपस्टिक नीचे रख दी। इसके बाद उन्होंने मेरी सैलरी और काम के टाइम को लेकर कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि अंकल ली ने तुम्हें नौकरी से जुड़ी सारी बातें बता दी हैं, है ना? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। जी, अंकल ली ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। आंटी झांग ने भी सिर हिलाया और बोली कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। मैंने हैरानी से पूछा, आज से ही? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि वाह, इस अमीर परिवार की काम करने की स्पीड तो कमाल की है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पहले घर जाकर कुछ सामान लेके आना पड़ेगा क्योंकि इस रिजॉर्ट में काम करने वाले शेफ को यहीं रहना था और हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलती थी, इसलिए मुझे घर जाकर कुछ कपड़े और जरूरी सामान पैक करना था। आंटी झांग भी काफी आसानी से मान गई और बोली कि ठीक है, बस रात के खाने से पहले वापस आ जाना। ये रिजॉर्ट पहाड़ की ढलान पर बना हुआ था। यहाँ से नीचे जाकर सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लगते थे। जैसे ही मैं घर के गेट से बाहर निकला, मैंने तुरंत घर पर वीडियो कॉल कर दिया। कुछ ही बार घंटी बजने के बाद स्क्रीन पर मेरी दादी का चेहरा दिखाई दिया। अच्छा हुआ कि घर से निकलने से पहले मैंने दादी को स्मार्टफोन चलाना सिखा दिया था। मैंने जल्दी से पूछा, दादी, दादाजी की तबीयत इन 2 दिनों में कैसी है? दादी मुस्कुराते हुए बोली कि हम दोनों ठीक हैं। मैं तुम्हारे दादाजी का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। तुम बेकार में इतनी चिंता क्यों करते हो? दादी मुस्कुराई और कैमरा थोड़ा दूसरी तरफ कर दिया। स्क्रीन पर मैंने दादाजी को उस किराए के घर में पौधों को पानी देते देखा। मुझे देखते ही दादाजी ने ऊपर देखा, मुस्कुराए और हाथ हिलाया। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत किया कर, अभी तो मैं एक बार में 2 कटोरी चावल खा जाता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों भाई बहन कैसे हो? मैंने कहा, मेरी तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम भी ठीक हैं। हमारा छोटा सा स्टॉल भी अब धीरे धीरे अपनी लागत निकालने लगा है और आज तो मुझे एक नौकरी भी मिल गई है। मेरी एक बड़ी बहन भी है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। उसका नाम शी लाइम है। जब मैं सिर्फ 1 साल का था तभी एक हादसे में मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ भी घर छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इतने सालों तक मेरे दादा दादी ने गाँव के बाहर चलने वाली अपनी छोटी सी दुकान से हम दोनों भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी बहन पढ़ाई में कुछ खास तेज नहीं थी, लेकिन मेहनत करने में उसने कभी कमी नहीं छोड़ी। बचपन से ही वो दादाजी के साथ रहकर खाना बनाना सीखती रही और बहुत कम उम्र में ही उसने किचन की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपने पिछले जन्म में एक बेहद अंधकार भरे पुराने राजवंश का दौर देखा था, इसलिए इस नए जमाने में दोबारा जन्म लेना मेरे लिए किसी किस्मत से कम नहीं था। मैं बस मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता था और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा एडमिशन एक मशहूर यूनिवर्सिटी हुआनोंग यूनिवर्सिटी में हो गया। देखते ही देखते कॉलेज के 4 साल भी निकल गए। इस बीच हमारे छोटे से रेस्टोरेंट की भी आसपास के इलाके में अच्छी पहचान बन गई और अब मैं भी ग्रेजुएशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मुझे लग रहा था कि आखिरकार दादा दादी अब आराम की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन तभी हमारे गांव में जमीन के अधिग्रहण और घर तोड़े जाने का नोटिस आ गया। हमारा गांव शहर जितना अमीर तो नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं था कि हम रातों रात करोड़पति बन जाते, लेकिन गांव का घर और हमारा छोटा रेस्टोरेंट दोनों मिलाकर हमें ठीक ठाक मुआवजा मिलने वाला था। पूरे परिवार ने बैठकर फैसला किया कि एक बड़ा घर खरीदेंगे और किसी अच्छी जगह पर दोबारा अपना रेस्टोरेंट शुरू करेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हम घर की पेमेंट करने वाले थे, मेरे शांत स्वभाव वाले फूफा जी अचानक पूरा मुआवजे का पैसा लेकर फरार हो गए। ये खबर सुनते ही दादाजी को इतना बड़ा झटका लगा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी तक में शामिल नहीं हो पाया और सीधा घर वापस आ गया। किस्मत से दादाजी की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। तब जाकर मुझे और मेरी बहन को आगे की जिंदगी के बारे में सोचने का थोड़ा मौका मिला। फूफा जी के भागने के बाद हमने सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गांव के पुलिस स्टेशन ने जांच की तो पता चला कि वो सबसे पहले रॉन्ग शहर की तरफ गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वो रॉन्ग शहर से विदेश भाग गया। मैं और मेरी बहन भी तुरंत रॉन्ग शहर पहुंच गए। दिन में हम अपना काम संभालते और रात को नाइट मार्केट में तेप्पान्याकी का स्टॉल लगाकर पैसे कमाते थे। साथ ही हम उस घटिया फूफा की खबर का इंतजार भी कर रहे थे। आखिर कोर्ट ने उसके बैंक अकाउंट पहले ही फ्रीज कर दिए थे, इसलिए पूरा पैसा लेकर गायब हो जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। मुझे पूरा भरोसा था कि वो ज्यादा दिनों तक विदेश में आराम से ऐश नहीं कर पाएगा। तभी दादी ने वीडियो कॉल पर मुझसे पूछा कि तुमने कौन सी नौकरी ढूंढी है। वो अभी भी मेरे काम को लेकर चिंतित थी। उन्होंने फिर पूछा कि नौकरी ठीक ठाक और भरोसेमंद है ना? मैंने दादी से थोड़ा झूठ बोल दिया और कहा, हाँ, मैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में ऑफिस की नौकरी कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नौकरी है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। दादी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और बोली कि अच्छा है, आखिर बाहर की दुनिया अपने घर जैसी तो होती नहीं है, अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। तभी दादी ने फोन थोड़ा दूसरी तरफ घुमा दिया और मेरी बुआ भी वहां आ गई। दादी ने कहा कि इनसे भी कुछ बात कर लो। अगले ही पल स्क्रीन पर मेरी बुआ का चेहरा दिखाई दिया। उनका चेहरा काफी थका हुआ और परेशान लग रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा, सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी बहन को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फिर उन्होंने चिंता से पूछा, उस घटिया आदमी का कुछ पता चला? बुआ जिस घटिया आदमी की बात कर रही थी वो कोई और
नहीं, मेरा वही घटिया फूफा था। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर मैंने उनसे सच बताने का फैसला किया। मैंने कहा कि सुना है कि वो किसी महिला लाइव स्ट्रीमर के साथ थाईलैंड चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन हमने उसके बैंक अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए आवेदन कर दिया है। मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ न कुछ खबर मिल जाएगी। मेरी बात सुनते ही बुआ गुस्से से भर गईं। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, उस कमीने को मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उससे तलाक ले लूंगी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद यही सही होगा। मैंने चुपचाप एक लंबी सांस ली। मुझे पुराने दिन याद आ गए। कभी मेरी बुआ पूरे गांव और आसपास के इलाकों में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उन्हें पसंद करने वाले लड़कों की लाइन तो पड़ोसी गांव तक पहुंच जाती थी, लेकिन उन्होंने इतने सारे रिश्तों में से आखिर एक ऐसे आदमी को चुना जिसका न तो चेहरा खास था और न ही परिवार की हालत बहुत अच्छी थी। बुआ को लगता था कि ऐसा आदमी शांत और सीधी सादी जिंदगी जिएगा, लेकिन किसे पता था कि आखिर में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ेगा। सच में अब मुझे समझ आने लगा था कि किसी इंसान की शक्ल देखकर उसके चरित्र का अंदाजा लगाना कितना बेवकूफी भरा है। खूबसूरत हो या साधारण, इंसान अच्छा है या घटिया, इसका उसकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं। मैंने मन ही मन सोचा कि उस समय तो बुआ को किसी हैंडसम लड़के से शादी कर लेनी चाहिए थी, कम से कम देखने में तो अच्छा लगता। मेरे मन में ये ख्याल आते ही मैं खुद ही बुदबुद उठा। फिर मैंने बुआ को कुछ बातें कहकर समझाया और उन्हें हिम्मत दी। तभी मैं मेट्रो स्टेशन के गेट तक पहुंच गया। मैंने बुआ से फोन पर बात खत्म की और मेट्रो पकड़कर अपने ठिकाने पर वापस चला गया। मेरी बहन अभी तक सब्जियां खरीदने गई हुई थी और वापस नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसे वीचैट पर मैसेज करके बता दिया कि मुझे नौकरी मिल गई है। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े और बाकी जरूरी सामान पैक कर लिया और दोबारा उस रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़ा। आने जाने में ही करीब 3 घंटे लग गए। जब मैं उस आलीशान रिजॉर्ट में वापस पहुंचा तब तक वहां काम करने वाले बाकी लोग लंच कर चुके थे और आराम कर रहे थे। आंटी झांग ने सबको मेरा परिचय देते हुए कहा, ये नए शेफ हैं, छोटे शी, आगे से इनका अच्छे से ख्याल रखना। फिर आंटी झांग मुझे सब लोगों से मिलवाने लगी। जैसे ही हम मेन गेट से गार्डन की तरफ जाने लगे, रास्ते में मिलने वाली दोनों सफाई वाली आंटियों ने मुझे बड़े प्यार से नमस्ते किया। एक आंटी बोली, छोटे शी, लगता है तुम्हारे अंदर सच में काफी टैलेंट है। तुमने जो खाना बनाया था वो तो एकदम कमाल था। दूसरी आंटी भी तुरंत बोली, हाँ बिल्कुल, वो बीफ, मछली और झींगे, सब में स्वाद एकदम अंदर तक गया हुआ था। यहाँ तक कि साधारण सब्जियां भी तुमने इतनी स्वादिष्ट बनाई थी। सच में बहुत बढ़िया थी। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा खाना बनाना कोई आसान बात नहीं है। तभी मुझे समझ आया कि आंटी झांग ने मेरे इंटरव्यू में बनाए हुए खाने को बाकी स्टाफ के लिए लंच में बांट दिया था। मैंने तुरंत विनम्रता से कहा, अरे नहीं नहीं, आप लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, बस आपकी मेहरबानी है। वैसे भी असली कमाल तो अच्छी क्वालिटी के सामान का है। और सच कहूँ तो मेरी बात गलत भी नहीं थी। आखिरकार दू परिवार इस पूरे शहर के टॉप अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से लेकर कई बड़े बड़े बिजनेस थे और देश में उनका नाम काफी बड़ा था। उनके घर पर रोज जो खाना पकाने का सामान पहुंचता था उसकी क्वालिटी भी जाहिर है टॉप लेवल की होती थी। मेरा काम तो बस इतना था कि उन बेहतरीन चीजों के अंदर मौजूद असली स्वाद को सही तरीके से बाहर निकालना। मैं ये बात अच्छी तरह समझता था कि कोई डिश अच्छी बनती है या नहीं, उसमें कम से कम 80% योगदान तो सामग्री की क्वालिटी का ही होता है, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। लेकिन इन आंटियों की तारीफ सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में इंटरव्यू देने आए सभी शेफ के बनाए खाने को उन्होंने चखा था। चाहे स्वाद की बात हो, खाने की प्रेजेंटेशन हो या फिर खाने के साथ चावल खाने का मजा, मेरी बनाई डिश बाकी सब पर भारी पड़ी थी। वरना आंटी झांग भी मुझे उसी वक्त नौकरी पर रखने का फैसला नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, मैं खाना बनाते वक्त सामान को बेवजह बर्बाद भी नहीं करता था और खाना बनाने के बाद किचन लगभग इतना साफ रहता था कि उन्हें दोबारा सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा शेफ मिले तो आंटी झांग तो खुश थी ही, बाकी स्टाफ भी मुझे दिल से पसंद करने लगा था। हम लोग इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी ड्राइवर अंकल ली भी बाहर से वापस आ गए। मैं तुरंत आगे बढ़कर उन्हें नमस्ते करने लगा। अंकल ली! वो भी मुझे देखकर जोर से हंस पड़े और बोले, मैंने भी दोपहर में तुम्हारे हाथ का खाना चखा था। सच बताऊं तो आपकी कुकिंग आपकी बहन से भी एक कदम आगे है। फिर उन्होंने अचानक पूछा, वैसे घर पर इन दिनों सब ठीक चल रहा है? मैंने तुरंत उन्हें घर की सारी ताजा बातें बता दी। वैसे सोचूं तो हमारे परिवार और अंकल ली का रिश्ता भी काफी पुराना था। कई साल पहले अंकल ली अपने एक साथी के साथ सामान लेकर ट्रक से जा रहे थे। तभी आधी रात को रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। मदद ढूंढते ढूंढते उन्हें करीब 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और आखिरकार वो हमारे छोटे से रेस्टोरेंट तक पहुंचे। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे दादाजी ने बिना कुछ सोचे उनके साथ जाकर गाड़ी का पार्ट खरीदने में मदद की। फिर उन्हें वापस गाड़ी तक छोड़कर आए और तब तक वहीं खड़े रहे जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो गई। अंकल ली भी काफी दिल के अच्छे और एहसान मानने वाले इंसान थे। इतने सालों से वो हर साल समय निकालकर हमसे मिलने जरूर आते थे। अब जब उन्हें हमारे परिवार की मुसीबत के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हमारी मदद करने और रास्ता निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच कहूँ तो कुछ रिश्तेदारों से भी ज्यादा चिंता उन्हें हमारे परिवार की थी। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस दादाजी ठीक हैं, यही सबसे बड़ी बात है। फिर वो मुझे समझाते हुए बोले, मैंने यहाँ के कुछ टैक्सी और ऑनलाइन कैब चलाने वाले जान पहचान के लोगों को भी बता दिया है। अगर तुम्हारे फूफा की कोई खबर मिलती है तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। मैंने कहा, थैंक यू अंकल। उनसे बात खत्म करने के बाद मैं अपना सामान रखने के लिए स्टाफ हॉस्टल की तरफ चला गया। पहले जो शेफ यहाँ काम करता था वो 2 सफाई वाली आंटियों के साथ विला की मेन बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहता था, लेकिन अब उसकी जगह मैं आ चुका था। इसलिए आंटी झांग ने मुझे मेन गेट के पास बनी एक छोटी सी बिल्डिंग में कमरा दिया, जहाँ मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी रहते थे। अमीर परिवारों के स्टाफ क्वार्टर भी सच में अलग लेवल के होते हैं। मुझे एक प्राइवेट कमरा मिला था जिसमें एसी के साथ अलग बाथरूम भी था। खिड़की से बाहर देखने पर
दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ दिखाई देते थे। मैं कुछ देर खिड़की के पास खड़ा होकर उस नजारे को देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि यार यहाँ रहना तो काफी आरामदायक है। ये सुविधा तो किसी ऑफिस में छोटे मोटे कर्मचारी की नौकरी से कहीं बेहतर है। रोज सुबह शाम जान निकालकर मेट्रो में धक्के खाने पड़ते हैं, ऊपर से ऑफिस में अलग राजनीति और लोगों की चालबाजियां झेलो। उससे तो यहाँ की शांत जिंदगी 1000 गुना बेहतर है। मैंने दू परिवार की तरफ से दिए गए कस्टम वर्किंग यूनिफॉर्म पहन लिए और फिर किचन की तरफ चल पड़ा। मैं अभी लिविंग रूम के पास ही पहुंचा था कि तभी एक रोल्स रॉयस धीरे धीरे मेन गेट से अंदर आई। धूप में उसकी गाड़ी की बॉडी हल्की सी चमक रही थी। गाड़ी से एक बेहद खूबसूरत और शालीन महिला बाहर निकली। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ये कोई और नहीं बल्कि कभी मशहूर सिंगर रह चुकी दू मैडम थी। मैं आंटी झांग के साथ तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें नमस्ते किया। आंटी झांग ने कहा, मैडम वापस आ गई हैं। मैडम, ये हमारे नए शेफ हैं, छोटे शी। मैंने झुककर कहा, नमस्ते मैडम। दू मैडम ने मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखाई दी। उन्होंने पूछा, इतनी कम उम्र? तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं 22 साल का हूँ। आंटी झांग ने मेरी तरफ से जानकारी देते हुए कहा, छोटे शी को अंकल ली ने रिकमेंड किया है। इसने इसी साल हुआनोंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मैंने खुद इसका खाना चख कर देखा है। वाकई इसकी कुकिंग काफी अच्छी है। दू मैडम को आंटी झांग की बात पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया और बोली, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो फिर मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। मैं पहले ऊपर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। आज अपनी सहेली के घर 2 घंटे तक महाजोंग खेलती रही, कमर तक अकड़ गई है। इतना कहकर वो तीसरी मंजिल वाले अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, हाँ एक बात और, अभी जियुआन का फोन आया था। उसे आज ऑफिस में ओवर टाइम करना है, इसलिए आज रात घर पर सिर्फ मैं ही रहूंगी। रात का खाना थोड़ा कम बनाना। दू मैडम के 2 बेटियां और एक बेटा था, और जिस जियुआन का उन्होंने जिक्र किया था वो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, यानी दू ग्रुप की मौजूदा सीईओ दू जियुआन। मैंने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम। आज के डिनर के लिए मैंने मेन्यू तय किया। हर्ब फ्रेंच, लैम्ब चॉप, हल्के मसालों में फ्राई की हुई याम की स्लाइस, काले तिल और अखरोट का हेल्दी ड्रिंक, और साथ में खुशबूदार मल्टीग्रेन राइस। घड़ी में 6 बजने वाले थे और मेरी बनाई हुई पूरी डिनर की तैयारी भी आखिरकार पूरी हो गई। दू मैडम हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस रहती थी, इसलिए मैंने हर डिश के इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन को ध्यान में रखकर काफी सोच समझकर पूरा मेन्यू तैयार किया था। मैंने मन ही मन सोचा कि स्वाद भी अच्छा है और खाना बैलेंस्ड भी है। उम्मीद है मैडम को पसंद आएगा। खाना स्वादिष्ट भी है और बैलेंस्ड भी, इसलिए मैंने मन ही मन सोचा कि शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पता नहीं मैडम को इसका स्वाद पसंद आएगा या नहीं। मैं खाना लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि दू मैडम पूरी तरह तैयार होकर दोबारा ऊपर से नीचे आ रही थी। उन्होंने आंटी झांग से कहा कि आकिंग होंग सिटी से खास तौर पर उनसे मिलने आई है और बार बार बुला रही है, इसलिए आज रात वो घर पर खाना नहीं खाएंगी। इतना कहकर वो बाहर खड़ी अपनी रोल्स रॉयस में बैठी और वहां से निकल गई, और मैं हाथ में गर्मा गर्म हर्ब लैम्ब चॉप पकड़े वहीं खड़ा रह गया। उससे निकलती भाप ऊपर उठ रही थी। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मन में बस एक ही ख्याल आया कि तो मैंने इतनी मेहनत से जो पूरा डिनर बनाया वो सब बेकार गया। मैं मजबूरी में आंटी झांग की तरफ देखने लगा, फिर सामने रखे पूरे डिनर को देखा जिसे मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया था। आंटी झांग ने भी बेबसी से मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि इसे वापस किचन में रख दो, हम लोग ही खा लेंगे। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, दू परिवार में काम करना सच में काफी आरामदायक था। रहने के लिए इतनी बड़ी और शानदार हवेली, खाने के लिए दुनिया की सबसे बढ़िया क्वालिटी की चीजें। मैं मन ही मन सोचने लगा कि भाई ये तो सीधा सीधा लाइफ का जैकपॉट है। बाकी स्टाफ ने डिनर खत्म किया और हमेशा की तरह मुझे फिर से जमकर तारीफ मिली। खाना खत्म होने के बाद मैंने पूरा किचन एकदम साफ कर दिया। फिर मैं आंटी झांग के पास गया और पूछा, आंटी क्या मैडम और दू मैडम की बेटी के लिए रात का कुछ हल्का फुल्का खाना तैयार कर दूं? दू परिवार में कुल 5 लोग थे। परिवार के चेयरमैन दूनान इस समय विदेश में बिजनेस ट्रिप पर थे। उनका बेटा दू जितेंगे एक सिंगर था और म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुका था। इन दिनों उसका करियर भी तेजी से ऊपर जा रहा था, इसलिए वो आमतौर पर घर पर बहुत कम रहता था। उनकी छोटी बेटी दू कियान रोंग शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में पढ़ रही थी, और वो भी ज्यादातर सिर्फ वीकेंड पर ही घर आती थी। इसलिए इन दिनों घर पर खाना खाने वालों में सिर्फ दू मैडम और उनकी बड़ी बेटी ही थी। आंटी झांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। छोटी बेटी को छोड़कर इस घर में किसी को रात में खाना खाने की आदत नहीं है, और वो भी आज घर पर नहीं है। तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आराम कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वापस अपने स्टाफ क्वार्टर में गया और गर्म पानी से नहाया। फिर कुछ देर अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ वीचैट ग्रुप में बातें करता रहा। उसके बाद जाकर मैं सोया। सोने से पहले मैंने अलार्म सेट कर दिया। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं नाश्ता बनाने किचन में पहुंच गया। दू मैडम वैसे भी काफी डिसिप्लिन महिला थी। पिछली रात वो 10 बजे ही घर वापस आई थी, लेकिन आज सुबह भी वो बिल्कुल समय पर उठकर एक्सरसाइज करने लगी। करीब 8 बजे योगा खत्म करने के बाद उन्होंने नहाकर कपड़े बदले और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गईं। उसी वक्त मेरा तैयार किया हुआ नाश्ता भी टेबल पर आ गया। लौंगन और लाल खजूर की खिचड़ी जैसी मीठी कौंजी, झींगे वाले छोटे वॉन्टन, टूना और ताजी सब्जियों का सलाद, और साथ में सॉफ्ट चिकन स्टेक सैंडविच। कल रात मेरे बनाए डिनर को किसी ने नहीं खाया था, लेकिन आज सुबह आखिरकार मेरे बनाए खाने को कोई खाने वाला था। मैंने मन ही मन खुद को याद दिलाया कि अब जरा भी ढील नहीं देनी है। पूरी टेबल पर शानदार नाश्ता सजा हुआ था, उसे देखते ही किसी का भी मूड अच्छा हो जाए। दू मैडम ने सबसे पहले एक वॉन्टन चखा और तुरंत नाश्ता परोस रहे मेरी तरफ अंगूठा उठाकर बोली, छोटे शी, तुम सच में कमाल का खाना बनाते हो। ये वॉन्टन तो एकदम फ्रेश और स्वादिष्ट है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पसंद आया, बस यही काफी है। मैं मुस्कुराकर अपनी जगह काम करता रहा।
मेरी बात खत्म ही हुई थी कि सीढ़ियों से एक लंबा और सलीकेदार इंसान तेजी से नीचे आता दिखाई दिया। उसने एकदम फिटिंग वाला डार्क कलर का फॉर्मल बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी लंबी और सीधी बॉडी और भी इंप्रेसिव लग रही थी। उसके चेहरे के नैन नक्श ऐसे थे जैसे किसी मूर्तिकार ने तराशे हों। उसकी पूरी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद पावरफुल इंसान सामने खड़ा हो। दू मैडम ने उसे देखते ही हाथ हिलाया और बोली, जियुआन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जल्दी से आज का नाश्ता चखो, स्वाद बहुत अच्छा है। सामने खड़ा यही इंसान रोंग शहर का मशहूर यंग बिजनेस टैलेंट था, दू ग्रुप की सीईओ दू जियुआन। मैंने तुरंत सम्मान से कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। उसने बस हल्का सा सिर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया। उसकी नजर एक पल के लिए भी मुझ पर नहीं रुकी। उसने सिर्फ अपनी माँ से कहा, मुझे फ्लाइट पकड़कर शेन शहर जाना है, इसलिए मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर उसने आराम से अपनी शर्ट की कफ ठीक की और बिना रुके सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दू मैडम ने मजबूरी में मेरी तरफ देखा और कहा, छोटे शी, इसके लिए कुछ सैंडविच पैक कर देना। मैंने तुरंत कहा, जी मैडम, और जल्दी से किचन में जाकर सैंडविच पैक करने लगा। जब मैं सैंडविच पैक करके वापस बाहर आया, तब तक दू जियुआन गाड़ी में बैठने के लिए आंगन तक पहुंच चुकी थी। मैंने जल्दी से आवाज लगाई, दू मैडम, आपके सैंडविच। मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचा। दू जियुआन पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे दिए हुए बैग को ले लिया, फिर हल्के से सिर हिलाकर बोली, थैंक यू। गाड़ी के अंदर रोशनी थोड़ी कम थी, इसलिए मुझे बस उनकी साफ सुथरी जॉलाइन और लंबी गोरी उंगलियां ही नजर आईं। उनकी आवाज शांत, थोड़ी भारी और बेहद कंपोज्ड थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चली जाएं तो आराम से टॉप स्टार बन सकती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और काली लग्जरी कार धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। दू जियुआन ने ड्राइवर अंकल ली से कहा, पहले ऑफिस चलिए, वहां से एक व्यक्ति को लेना है, उसके बाद सीधे एयरपोर्ट चलेंगे। शांत गाड़ी के अंदर उनकी आवाज बहुत हल्की सुनाई दे रही थी। उन्होंने मेरा दिया हुआ सैंडविच बैग एक तरफ रख दिया, फिर अपना फोन निकाला और उसमें मौजूद एक फाइल खोलकर देखने लगी। अंकल ली ने जवाब दिया, ठीक है, और दोनों हाथों से स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर गाड़ी चलाते रहे। कुछ ही देर में पीछे की सीट से सैंडविच की जबरदस्त खुशबू पूरे कार में फैलने लगी। अंकल ली का मन हुआ कि दू जियुआन को बोले कि नाश्ता गर्म है, अभी खा लें, लेकिन रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह फोन में डूबी हुई थी, इसलिए अंकल ली ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वो दू परिवार के साथ पिछले 16 सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने दू जियुआन को एक छोटी लड़की से आज ही कॉन्फिडेंट और केपेबल सीईओ बनते हुए अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो उनके स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। शांत, विनम्र और कंपोज्ड, लेकिन अपने फैसलों को लेकर बेहद मजबूत। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी शहर के बीचों बीच बने दू ग्रुप के ऑफिस के नीचे जाकर रुकी। तभी दू जियुआन की ही उम्र की एक महिला आकर गाड़ी में बैठ गई। उसने काले फ्रेम वाला चश्मा लगा रखा था, चेहरा साफ और गोरा था। ये दू जियुआन की पर्सनल असिस्टेंट मेई लियांगशिन थी। उसने बैठते ही कहा, गुड मॉर्निंग। ओहो, हमारी मेहनती सीईओ मैडम। मेई लियांगशिन और दू जियुआन कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानती थी। ऑफिस में दोनों के बीच बॉस और असिस्टेंट का रिश्ता था, लेकिन पर्सनली दोनों काफी अच्छी दोस्त थीं, इसलिए मेई लियांगशिन उनसे काफी कैजुअल होकर बात करती थी। पिछले कुछ दिनों से नया प्रोजेक्ट शुरू होने की वजह से दोनों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पिछली रात भी मेई उनके साथ रात 10 बजे से ज्यादा देर तक ऑफिस में बैठकर काम करती रही थी और आज सुबह फिर फ्लाइट पकड़कर मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो थोड़ा शिकायत किए बिना रह नहीं पाई। लेकिन दू जियुआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस कहा, गुड मॉर्निंग, फिर तुरंत पूछा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बजट मैंने अभी देखा है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की इक्विपमेंट रिपोर्ट ठीक कर दी गई? मेई लियांगशिन ने जवाब दिया, हाँ, 5 मिनट पहले ही कंफर्म किया है। उसने फोन में जल्दी जल्दी कुछ किया और फिर बोली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपको दोबारा भेज देती हूँ, आप एक बार फिर देख लेना। उसकी बात खत्म होते ही दू जियुआन के फोन पर फाइल रिसीव होने की नोटिफिकेशन आ गई। उन्होंने तुरंत फाइल खोलकर देखना शुरू कर दिया। तभी मेई लियांगशिन ने अचानक सूंघते हुए पूछा, ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? क्या तुम नाश्ता लेकर आई हो? दू जियुआन ने अपने पास रखा बैग उठाया और कहा, सैंडविच। मेई लियांगशिन की आंखें चमक उठी, सच में? फिर तो मैं मना नहीं करूंगी। उसने थोड़ा दुखी चेहरा बनाकर कहा, कल ऑफिस से घर जाने के बाद भी मुझे 2 घंटे और काम करना पड़ा और आज सुबह ऑफिस आते ही लगातार 3 फाइलें देखनी पड़ी। मेरे पास नाश्ता करने तक का टाइम नहीं था। दू जियुआन ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, पहले नाश्ता कर लो, काफी मेहनत कर रही हो। फिर मुस्कुराकर बोली, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दिलवा दूंगी। बैग में कुल 2 सैंडविच थे। दू जियुआन ने बात करते करते एक सैंडविच उसे पकड़ा दिया और फिर अपना ध्यान वापस रिपोर्ट पर लगा लिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने बैठी मेई लियांगशिन की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने सैंडविच का एक निवाला लेते ही पूछा, ये सैंडविच कहाँ से खरीदा? यार, ये तो हद से ज्यादा टेस्टी है। इसका चिकन और अंडा बिल्कुल मेरे पसंद के हिसाब से बना है और ये सैल्मन सॉस, वाह, कमाल है। दू जियुआन ने केजुअली जवाब दिया, मेरी माँ ने बनवाया है। इतना कहकर वो फिर फोन की स्क्रीन देखने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली और बोली, वाकई इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। वहीं आगे वाली सीट पर मेई लियांगशिन अपना पूरा सैंडविच खत्म कर चुकी थी। उसने संतुष्ट होकर कहा, यार, बहुत समय बाद इतना अच्छा सैंडविच खाने को मिला है। लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा था। उसने तुरंत पूछा, और है क्या? दू जियुआन ने बैग उठाकर देखा और कहा, एक और है, जैसे भूख के समंदर से बाहर निकली हो। मेई लियांगशिन ने तुरंत पूछा, तुम खाओगी या नहीं? दू जियुआन ने जवाब दिया, नहीं। तभी गाड़ी चला रहे अंकल ली ने बीच में कहा, सीईओ मैडम ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। दू जियुआन ने शांत भाव से कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, और बिना ज्यादा सोचे उन्होंने दूसरा सैंडविच भी मेई लियांगशिन की तरफ बढ़ा दिया। मैं इसे फ्लाइट में बाद में खा लूंगी। वैसे भी दू जियुआन खाने पीने को लेकर ज्यादा पिकी नहीं थी। उनके लिए खाना बस खाना था। जब तक उससे शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन मिल रहा हो, उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि क्या
क्या खा रही हैं। लेकिन मेई लियांगशिन की सोच बिल्कुल अलग थी। आखिर वो भी एक हाई लेवल ऑफिस कर्मचारी थी और उसके हिसाब से एक अच्छा खाना कम से कम इंसान का मूड तो ठीक कर ही देता है। उबाऊ काम से होने वाली सारी थकान भी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के दूसरा सैंडविच भी ले लिया और फिर बड़े मजे से दोबारा खाने में लग गई। लेकिन जाते जाते वो एक बात कहना नहीं भूली, बाद में मेरी तरफ से पूछ लेना कि ये सैंडविच आखिर खरीदा कहाँ से गया है। मुझे भी जाकर इसके कुछ पैकेट स्टॉक करने हैं। जब दू जुआन की कार एयरपोर्ट पहुंच रही थी, उसी वक्त दू परिवार की हवेली में उनकी माँ बाओजू आराम से अपना नाश्ता खत्म कर रही थी। आज सुबह का खाना उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आया था। उन्होंने एक पूरा कटोरा छोटे वॉन्टन का खाया, आधा सैंडविच और एक प्लेट सलाद भी साफ कर दिया। तभी जाकर वो संतुष्ट होकर टेबल से उठी। वैसे भी एक अमीर घर की मैडम की लाइफ काफी पैक्ड होती है। आज उनके शेड्यूल में एक चैरिटी इवेंट और कुछ खास दोस्तों के साथ मीटअप भी था। थोड़ी ही देर में घर के मैनेजर द्वारा अरेंज की गई असिस्टेंट भी समय पर पहुंच गई। करीब 1 घंटे तक तैयार होने के बाद बाओ मैडम एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक होकर घर से निकलने के लिए तैयार थीं। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा, छोटे शी, आज दोपहर कियान वापस कॉलेज से घर आएगी, उसके लिए ढंग का खाना तैयार करना। उसे बाहर का वो उल्टा सीधा जंक फूड और डिलीवरी वाला खाना मत खिलाना। मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी मैडम, समझ गया। आज दोपहर दू परिवार की छोटी बेटी घर आने वाली थी। मैंने एक नजर फ्रिज की तरफ डाली। कल का बचा हुआ मीट और बाकी सब्जियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं और ऊपर से अभी अभी नई फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की डिलीवरी भी आ गई थी। मैं सोच ही रहा था कि आखिर इतने सारे सामान को कैसे मैनेज करूं, लेकिन अब कम से कम घर में कोई खाना खाने वाला तो था, इससे इंग्रेडिएंट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। शाम होते होते दू कियान अपनी पोस्ट चलाकर घर में दाखिल हुई। 20 साल के आसपास की कियान शहर की जानी मानी आइस हॉकी प्लेयर थी। उसकी हाइट करीब 6 फीट से भी ज्यादा थी। छोटे और नीटली स्टाइल बाल, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और मुस्कुराने पर गालों में पड़ने वाले क्यूट डिंपल्स, पूरी तरह एक स्पॉटी ब्यूटी थी। कार को गैरेज में पार्क करने के बाद वो लंबे कदमों से सीधे लिविंग रूम में चली आई और आंटी झांग को बिल्कुल अपने घर के इंसान की तरह कैजुअली बोली, मैं वापस आ गई। आंटी झांग ने तुरंत दू मैडम का मैसेज उसे बता दिया कि मैडम ने कहा है कि आज रात घर पर ही खाना खाना, आज फिर बाहर से खाना ऑर्डर मत करना। दू परिवार के बच्चों को आंटी झांग ने बचपन से अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, इसलिए उन सब के साथ उनका रिश्ता भी काफी गहरा था। कियान ने बेबसी से दोनों हाथ फैला दिए। तुम्हें लगता है मुझे बाहर का खाना पसंद है? मैं लगातार 1 हफ्ते से वही खा रही हूँ, अब तो उससे पूरी तरह बोर हो चुकी हूँ। तभी अचानक उसे एक जबरदस्त खुशबू आई। खाने की खुशबू सीधा उसकी नाक तक पहुंची। उसी वक्त मैं किचन से खाना लेकर बाहर आ रहा था और वो पहले ही चुपके से डाइनिंग टेबल के पास पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर जबरदस्त क्यूरियोसिटी थी। आंटी झांग ने मेरी तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराया, ये हमारे नए शेफ हैं, छोटे शी। इनका खाना काफी अच्छा है। मैडम भी इनकी खूब तारीफ कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा, थर्ड मिस, नमस्ते, मेरा नाम शी हाउची है। आज रात मैंने आपके लिए ग्रिल्ड वाग्यू बीफ, क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स, ग्रीन अनियन ब्रेस्ड सी कुकम्बर, डबल चिली स्टिर फ्राइड फिश फिलेट और साथ में फ्रैग्रेंट ओस्मान्स प्लम ड्रिंक तैयार किया है। कियान ने पूरी टेबल देखते ही आंखें बड़ी कर लीं। वाह, इतना सारा खाना। शी भाई, उसने मुझे हंसते हुए हेलो कहा और तुरंत कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने टेबल पर रखी हर एक डिश को थोड़ा थोड़ा चखना शुरू किया। बचपन से तरह तरह के महंगे और शाही खाने की आदि उस अमीर घर की लड़की के चेहरे पर भी एकदम सरप्राइज और इम्प्रेस्ड वाला एक्सप्रेशन आ गया। उसने सबसे पहले बीफ का एक टुकड़ा खाते हुए कहा, इस बीफ का कुकिंग लेवल तो एकदम परफेक्ट है, ऊपर से हल्का क्रिस्पी और स्मोकी और अंदर का पूरा जूस भी लॉक है। फिर मछली चखते ही बोली, वाह, ये फिश फिलेट कितनी सॉफ्ट है और ये बॉल्स, ये सच में आलू से बने हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। भाई, क्या चीज बनाई है। उसने फिर उमे ड्रिंक का एक घूंट लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने पूछा, शी भाई, ये उमे ड्रिंक किस ब्रांड का है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं पिया? मैंने हंसते हुए कहा, ये मैंने खुद बनाया है, तुम्हें पसंद आया? वैसे ये वही उमे ड्रिंक था जो हमारे परिवार के पुराने रेस्टोरेंट की सिग्नेचर ड्रिंक हुआ करती थी। मैं इसे एक पुराने शाही रेसिपी से धीरे धीरे पकाकर तैयार करता था, इसलिए इसका टेस्ट बाजार में मिलने वाली नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल अलग था। तुमने खुद बनाया है? दू कियान के चेहरे पर मेरी तरफ देखते ही एडमिरेशन आ गई। वाह, ये तो नेक्स्ट लेवल है। टेस्ट भी कितना बढ़िया है, थोड़ा स्वीट, बिल्कुल ज्यादा सॉर नहीं, और ऊपर से एक अलग ही रिफ्रेशिंग खुशबू। फिर उसने तुरंत पूछा, और है क्या? मैंने सिर हिलाया, हाँ है। फ्रिज में काफी क्वांटिटी रखी है। वैसे इस शहर की गर्मियां काफी लंबी होती थीं, इसलिए गर्मी भगाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स रोज की जरूरत थी। और ये पूरी बैच मैंने आज सुबह ही फ्रेश बनाई थी। स्लो कुकिंग का टेम्परेचर भी एकदम सही रखा था। कियान ने तुरंत कहा, तो बाद में मेरे लिए एक बॉटल भर देना, मुझे अभी प्रैक्टिस के लिए जाना है। मैंने कहा, ठीक है। आंटी झांग ने दू कियान की स्पोर्ट्स बॉटल मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं वापस किचन में गया और उसकी बॉटल पूरी की पूरी उमे ड्रिंक से भर दी। जब मैं वापस बाहर आया तब तक थर्ड मिस अपना पूरा खाना खत्म कर चुकी थी। टेबल पर रखी लगभग सारी प्लेटें खाली हो चुकी थीं। उसकी एपेटाइट सच में काफी अच्छी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद दू कियान ने अपनी बॉटल उठाई और प्रैक्टिस के लिए निकल गई। इधर मैंने भी बाकी स्टाफ के साथ डिनर कर लिया। धीरे धीरे रात का अंधेरा पूरे इलाके में फैलने लगा। नीचे शहर की लाइट्स एक के बाद एक चमक रही थीं और दूर समुद्र की तरफ से ठंडी हवा लगातार आ रही थी। अगर कल की तरह आज भी यही टाइम होता तो मैं कब का अपना काम खत्म करके कमरे में बिस्तर पर पड़ा फोन चला रहा होता। लेकिन मुझे कल आंटी झांग की कही हुई एक बात याद थी। उन्होंने बताया था कि दू कियान पूरे परिवार में अकेली ऐसी लड़की है जिसे लेट नाइट स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने के बजाय बाहर ही रुक गया। किचन पूरी तरह साफ करने के बाद मैं थोड़ी देर गार्डन में टहलने लगा। रास्ते में कुछ छोटी बिल्लियां दिखी तो मैंने उन्हें भी खाना
खाना खिला दिया। करीब 2 घंटे बाद अचानक पूरा गार्डन एरिया चहल पहल से भर गया। एक के बाद एक 3 लग्जरी कार्स अंदर आकर रुकी। गाड़ियां रुकते ही दुकियान की उम्र की 5-6 लड़कियां बाहर निकली। सभी ने एकदम रिच फैमिली वाली स्टाइलिश आउटफिट्स पहन रखी थी। सबसे आगे दुकियान चल रही थी और हंसते हुए शिकायत कर रही थी, इन लोगों ने मेरी उमेर ड्रिंक भी लूट ली और अब जबरदस्ती मेरे साथ मिडनाइट स्नैक्स खाने भी आ गई हैं। बाकी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। एक लड़की ने आंटी झांग को आवाज दी, झांग आंटी, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। दूसरी ने तुरंत कहा, झांग आंटी, हमने सुना है कि आपके घर नया शेफ आया है, तो हम भी उसका खाना टेस्ट करने आए हैं। ये सारी लड़कियां दुकियान की बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स थीं और इन्हें भी आंटी झांग ने बचपन से ही अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, छोटे शी, तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, इन लोगों के लिए थोड़ा मिडनाइट स्नैक बना दो। मैंने कहा, जी ठीक है, वैसे मैं पहले से तैयार था। मैंने तुरंत फ्रिज से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स निकाले, फिर बिना किसी देरी के चॉपिंग और प्रिपरेशन शुरू कर दी। चाकू मेरे हाथ में इतनी तेजी से चल रहा था कि कुछ ही पलों में सारी तैयारी पूरी हो गई। फिर पैन पर तेज आग जली और खाना सिजलिंग की आवाज के साथ पकने लगा। सब कुछ बिल्कुल सही टेम्परेचर पर था। आधे घंटे से भी कम समय में सिजलिंग और स्टीमिंग टेपनयाकी की प्लेटें डाइनिंग टेबल पर सज चुकी थीं। चिकन पीसेस, ग्रिल्ड ईल, बेबीलोन स्नेल्स, जूसी बीफ क्यूब्स, स्क्विड और क्रिस्पी टोफू भी। हर एक हॉट प्लेट से ऐसी जबरदस्त खुशबू निकल रही थी कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। उधर लिविंग रूम में बैठकर गेम खेल रही लड़कियों ने जैसे ही खुशबू महसूस की, सबने एक साथ अपने फोन नीचे रख दिए और दौड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गईं। एक लड़की ने हैरानी से कहा, वाव, ये तो किसी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। उनमें से एक लड़की ने तुरंत खाना उठाया, वहीं बेसबॉल जैकेट पहनी। दूसरी लड़की ने बिना इंतजार किए एक बाइट ले लिया। उसने खाते ही कहा, आज यहाँ आना पूरी तरह वर्थ इट था। ये ईल तो कमाल है और ये बीफ भी जबरदस्त है, तो ये चिकन भी, वाव, इसकी खुशबू ही इतनी जबरदस्त है। भाई क्या खाना बनाया है। पहले ही एक बार खाना खा चुकी दुकियान शुरू में अपना गेम छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने सबको इतना ज्यादा तारीफ करते सुना, आखिरकार उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और भीड़ में आकर शामिल हो गई। उसने आते ही कहा, मेरे लिए भी थोड़ा बचाना। तभी मैं फ्रेश बना हुआ टेपनयाकी प्रॉन्स लेकर टेबल पर पहुंचा। दुकियान ने मुझे देखते ही थम्स अप कर दिया। ये बीफ तो अभी वाले बीफ से बिल्कुल अलग टेस्ट दे रहा है। फिर वो एक्साइटेड होकर बोली, शी भाई, तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। वहीं लंबे कद वाली घुंघराले बालों की लड़की भी तुरंत मेरी तारीफ करने लगी। भाई, लुक्स भी इतने अच्छे और खाना बनाने का टैलेंट भी इतना जबरदस्त। मैंने बस हल्की सी स्माइल दी। आप लोगों को पसंद आया, यही मेरे लिए काफी है। मेरी बात खत्म होते ही लाल बालों वाली एक लड़की ने अचानक पूछा, लेकिन एक बात है, इसका टेस्ट हाल ही में वायरल हुई उस स्ट्रीट टेपनयाकी स्टॉल जैसा क्यों लग रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम लोअर रिवर स्ट्रीट के चौराहे वाली शूजी टेपनयाकी की बात कर रही हो? वो तुरंत बोली, हाँ हाँ वही वाली। लाल बालों वाली लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा। भाई, आप भी वहाँ खाना खाने गए हो क्या? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिर्फ खाना ही नहीं खाया, वो दुकान हमारे परिवार की है। यहाँ तक कि उसकी सिग्नेचर हनी सॉस भी मैं खुद तैयार करता हूँ। आखिर मेरी 2 जिंदगियों की कुकिंग एक्सपीरियंस यूं ही थोड़ी मिली थी। इतने सालों से हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में कौन सी डिश कैसे बनेगी और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, उसका फाइनल डिसीजन ज्यादातर मैं ही लेता था। मेरी बड़ी बहन भी बचपन से मेरी कुकिंग स्किल्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और मेरी सलाह को हमेशा सीरियसली लेती थी। इसी वजह से हमारे रेस्टोरेंट का टेस्ट और रेपुटेशन इतने सालों से स्टेबल था। भले ही इस समय होम टाउन वाला रेस्टोरेंट टेम्पररी बंद था, लेकिन रॉन्ग सिटी में हमने स्ट्रीट स्टॉल शुरू किया तो वहां भी कस्टमर्स की लाइन लग गई। स्टॉल खुले अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन तब तक हमें ढेरों अच्छे रिव्यूज मिल चुके थे। लाल बालों वाली लड़की ने अचानक एक्साइटेड होकर कहा, ओह, तो वो तुम्हारे फैमिली का रेस्टोरेंट है? उसकी आंखें चमक उठी। मैं जब भी वहां जाती हूँ मुझे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अब तो मैं तुम्हारे भाई को पर्सनली जानती हूँ, अगली बार पक्का मेरे लिए मालिक से एक सीट रिजर्व करवा देना। दुकियान ने जियांग शुए को चिढ़ाते हुए कहा, तू पागल है क्या? असली आयरन प्लेट वाला खाना तो यही है, फिर वहां जाकर लाइन में लगने की क्या जरूरत है? अभी तू ही तो बोल रही थी कि टेस्ट बिल्कुल सेम है। सच में पागल है। बाकी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगी। ये सही बोल रही हैं। अपनी गलती समझते ही जियांग शुए ने तुरंत फोन निकाल लिया और वो अलग अलग एंगल से फोटोज लेने लगी। ये सीन तो आज फयो छान पे डालना ही पड़ेगा। पूरा डाइनिंग एरिया हंसी मजाक और शोर से गूंज रहा था। तभी अचानक शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर्स पहने दू जीवान लिविंग रूम में आ गई। मैंने उसे देखते ही तुरंत हल्का सा सिर झुकाकर कहा, दू मैडम, अब वापस आ गई। दू कियान भी पलटकर बोली, दीदी। बाकी लड़कियां भी तुरंत आवाज लगाने लगी, दीदी, यहाँ मिडनाइट स्नैक चल रहा है, आप भी ज्वाइन कर लो। हाँ, ये आयरन प्लेट बारबेक्यू तो कमाल का है। शेन झेन से फ्लाइट पकड़कर अभी अभी लौटी दू। जीवान ने डाइनिंग टेबल की तरफ एक नजर डाली। सामने रखी कई प्लेट्स का आधे से ज्यादा खाना खत्म हो चुका था, फिर भी पूरे कमरे में ऐसी जबरदस्त खुशबू फैली हुई थी कि वो सीधे उसकी नाक तक जा रही थी। नहीं चाहिए, तुम लोग आराम से खाओ। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जाते जाते उसने कैजुअली कहा, बस बाहर का खाना थोड़ा कम मंगाया करो। बाहर का खाना? दू कियान ने तुरंत सफाई दी, ये कोई डिलीवरी वाला खाना नहीं है, ये तो छोटे ची भाई ने खुद बनाया है और टेस्ट तो एकदम अमेजिंग है। छोटे ची भाई? दू जीवान को समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रही है। उसने फिर से डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। मैं कई यंग गर्ल्स के बीच खड़ा था और मैंने दू फैमिली का वर्क यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुक गई। यही वो आदमी था जिसने आज सुबह उसे सैंडविचेस दिए थे। अच्छा, उसने हल्का सा सिर हिलाया और फिर बिना कुछ और कहे ऊपर चली गई। उसके जाते ही पीछे से डाइनिंग एरिया फिर से शोरगुल से भर गया। बहुत ज्यादा टेस्टी था। क्या हम अगले हफ्ते भी यहाँ आकर खा सकते हैं? ओए अमीरजादी, तेरी फ्री फूड की भूख अभी खत्म नहीं हुई क्या? मैं अपना सामान खुद लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? असल में उस शूजी वाले स्टॉल
स्टॉल पे तो इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूछो मत। मैं ड्रिंक्स लेकर आऊंगी और स्नैक्स भी। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार इन अमीर घरों की लड़कियों का खाना खत्म हुआ और एक एक करके सभी वहां से निकलने लगी। जाते जाते सबने अगले हफ्ते फिर मिडनाइट स्नैक के लिए आने का प्लान भी बना लिया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, आखिर खाना बनाना मेरा काम ही था। अगर लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आ रहा था तो इसका मतलब था कि मेरी मेहनत और मेरी वैल्यू दोनों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। और सच कहूं तो किसी के लिए इतना जरूरी महसूस होना मुझे भी अच्छा लग रहा था। उधर वांग आंटी और सुन आंटी डाइनिंग एरिया साफ करने लगी और मैं किचन की सफाई में लग गया। मैं काम में बिजी ही था कि पीछे से अचानक आवाज आई, कुछ खाने को बचा है? मैं तुरंत पलट कर देखने लगा। सामने वही दू मैडम खड़ी थी जिन्होंने कुछ देर पहले मिडनाइट स्नैक खाने से मना कर दिया था। मैंने कहा, हाँ, फिश स्लाइस पॉरेज बचा है, आप थोड़ा ट्राई करेंगी? ये पॉरेज असल में दू कियान और उसकी फ्रेंड्स के लिए बनाया गया था। अभी भी 2 बोल्स बचे हुए थे। अगर दू जियोन थोड़ी देर और करती तो शायद मैं उसे भी खत्म कर देता। वैसे भी रात के 10 बजने वाले थे और अमीर परिवारों में आमतौर पर बचा हुआ खाना अगले दिन के लिए नहीं रखा जाता था। दू जियोन ने हल्का सा सिर हिलाया, एक बोल दे दो। इतना कहकर उसने किचन के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं ये अभी वाला टेपन्याकी तो नहीं ढूंढ रही? वो तो उन लड़कियों ने कब का साफ कर दिया। फिर मैंने खुद ही पूछ लिया, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ और डिशेस भी बना दूं? दू जियोन ने हल्की आवाज में कहा, ज्यादा मेहनत मत करना। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने फिश स्लाइस पॉरेज एक बोल में निकाला और फिर उसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया। दू जियोन भी सामने बैठ गई। गर्मा गर्म पॉरेज से भाप ऊपर उठ रही थी। मैं पास खड़ा था, इसलिए उसकी फ्रेश और डिलीशियस खुशबू मुझे भी साफ महसूस हो रही थी। दू जियोन के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। ऐसा लग रहा था जैसे उस खुशबू ने उसकी भूख जगा दी हो। वैसे उसे नॉर्मली रात में कुछ खाने की आदत नहीं थी। आज फ्लाइट में भी उसने खाना खा लिया था। ऊपर जाकर शावर लेने के बाद उसका प्लान था कि वापस आकर बाकी फाइल्स का काम पूरा करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे बने टेपन्याकी की खुशबू सीढ़ियों से होती हुई सीधे ऊपर उसके कमरे तक पहुंच जाएगी। उस वक्त मैं किचन में खड़ा होकर लगातार खाना स्टर फ्राई कर रहा था। चारों तरफ बस तेल के सिजलिंग की आवाज गूंज रही थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि खाने की खुशबू इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। इस वक्त पॉरेज बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं था, उसका टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था। दू जियोन ने एक चम्मच टेस्ट किया। मैंने साइड से देखा तो उसके हाथ की मूवमेंट एक पल के लिए रुक गई। देखकर लग रहा था कि टेस्ट बिल्कुल सही बैठा है। चावल की खुशबू फिश की फ्रेश महक के साथ धीरे धीरे फैल रही थी। चावल के दाने सॉफ्ट भी थे और हल्के चूई भी। फिश स्लाइसेस पतली और बिल्कुल बोनलेस थीं। हर बाइट में अलग अलग फ्लेवर्स की अच्छी लेयरिंग महसूस हो रही थी। हल्के सॉल्टी और फ्रेश टेस्ट के साथ एक रिच और मेलो फ्लेवर भी आ रहा था। उसके पहले पिए हुए पॉरेज से ये सच में काफी अलग था। वो अभी आराम से पॉरेज का स्वाद ले ही रही थी कि कुछ ही दूरी पर किचन से अचानक तेज सिजलिंग की आवाज आई। गरम तेल के इंग्रेडिएंट्स पर पड़ते ही एकदम क्रिस्प आवाज निकली। मैंने तुरंत फ्लेम को कंट्रोल किया और फिर खाना प्लेट में नीटली सजाया। गरम खाने से उठती खुशबू भी स्टीम के साथ ऊपर उठने लगी और देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई। थोड़ी देर बाद मैं 3 प्लेट्स लेकर दू जियोन के सामने पहुंचा। पहली थी मिक्स्ड हक्साई सलाद, दूसरी स्पाइसी क्रैब और तीसरी सोएजी यानी ड्रंकन चिकन। मैंने प्लेट्स उसके सामने रखते हुए पूछा, आप बताइए टेस्ट आपके हिसाब से ठीक है? दू जियोन के चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखाई दी। ये सब अभी अभी बनाया है? उसे बैठे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे और इतने कम समय में मैं 3 डिशेस उसके सामने ले आया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, ड्रंकन चिकन और क्रैब मैंने दिन में ही मैरिनेट करके रख दिए थे और कैबेज सलाद अभी फ्रेश बनाया है। पता नहीं आपके टेस्ट के हिसाब से है या नहीं। वैसे चिकन और क्रैब दोनों कल रात के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स थे। मैंने मन ही मन सोचा था कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए आज मैंने उन्हें दोबारा अच्छे से प्रोसेस करके नई डिशेस बना दी। इस तरह इंग्रेडिएंट्स का पूरा इस्तेमाल भी हो गया। अच्छा ऐसा है? दू जियोन ने चॉपस्टिक्स उठाकर खाना शुरू किया। मैं वहीं एक तरफ खड़ा होकर उसके रिएक्शन को ध्यान से देखने लगा। ड्रंकन चिकन की स्किन चुई और रिफ्रेशिंग थी। हल्के सॉल्टी और फ्रेश टेस्ट के साथ उसमें शराब की बहुत सब्टल खुशबू भी थी। खाते ही काफी स्मूथ और कंफर्टेबल टेस्ट आता था। लेकिन क्रैब वाली डिश तो उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव थी। क्रैब मीट फर्म और जूसी था। क्रैब रो भी काफी रिच था। उसमें जरा सी भी फिशी स्मेल नहीं थी, बल्कि उसका फ्रेश सी फूड फ्लेवर दूसरे कुकिंग मेथड से भी ज्यादा उभर कर आ रहा था। वहीं कोल्ड कैबेज सलाद का टेस्ट भी लेयर्स में खुल रहा था। इन सभी फ्लेवर्स के बारे में मुझे पहले से पता था। जैसा मैंने सोचा था। कुछ बाइट्स लेने के बाद उसने नजर उठाकर पूछा, इसमें क्या डाला है? मैंने तुरंत जवाब दिया, थोड़ा सा सेसमी पेस्ट और सिचुआन पेपर ऑयल। ये नॉर्दर्न चाइनीज स्टाइल है। मैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ध्यान से देख रहा था, इसलिए मेरी आवाज भी बिल्कुल स्टेडी थी। आपको कैसा लगा? आखिर एक शेफ के लिए कस्टमर का फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था तब झांग आंटी ने बताया था कि दू मैडम को खाने के टेस्ट को लेकर कोई खास प्रेफरेंस नहीं है। फिर भी मुझे उनके टेस्ट को समझने के लिए ध्यान देना ही था। दू जियोन ने हल्की आवाज में कहा, अच्छा है, पहले बीजिंग में मैंने ये डिश खाई थी, लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तुम्हारा वर्जन मेरे टेस्ट के ज्यादा करीब है। ये सुनते ही मेरे मन को थोड़ी राहत मिली। तब ठीक है, लगता है मेरा अंदाजा गलत नहीं था। दू परिवार में सिर्फ चेयरमैन दूनान ही असली नॉर्दर्न बैकग्राउंड से थे, जबकि दू मैडम और उनके बच्चे साउथ में पले बढ़े थे। इसलिए उनका टेस्ट नेचुरली थोड़ा हल्का था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि सेसमी पेस्ट और सिचुआन पेपर ऑयल दोनों कम मात्रा में रखूंगा और मेरा फैसला सही निकला। वैसे एक बात अलग है, मैंने मन ही मन सोचा, ये दू मैडम सच में काफी खूबसूरत हैं। इस वक्त उन्होंने अपना फॉर्मल सूट बदलकर कंफर्टेबल होम क्लोथ्स पहन रखे थे। दिन के समय वाली कोल्ड और इंटिमिडेटिंग फीमेल सीईओ की जगह अब उनका पूरा पर्सनैलिटी काफी सॉफ्ट लग रहा था। अभी अभी शॉवर लेने के कारण उनके बाल फ्लफी और फ्रेश दिख रहे थे। पूरा लुक ऐसा था जैसे किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप सेलिब्रिटी का हो। सच में
दू चेयरमैन के जीन्स काफी स्ट्रांग थे। मेरी तीनों डिशेस सक्सेसफुली पास हो चुकी थीं। मैं अब वापस किचन जाकर सफाई करने वाला था, तभी उसने फिर से मुझे आवाज दी, तुम नए आए हुए शेफ हो, है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम शी हाउची है, आप मुझे शाओची कह सकती हैं। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया। दू जियान ने फिर पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वैसे उसे खाने पीने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि शेंगजियांग वाला खाना मुख्य रूप से जियांगनान स्टाइल का होता है, जबकि चांगगाओ किसी नॉर्दर्न कोस्टल स्टाइल की डिश थी। मैं दोनों तरह के खाने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रहा था, इसलिए उसके मन में थोड़ा शक होना लाजमी था। मैंने सच सच बताया, मैं किंगचैंगी का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई लॉन्ग सिटी से की है। मेरा जवाब सुनकर उसने सिर हिला दिया। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। हाँ, एक बात और, आज सुबह जो सैंडविच तुमने दिया था वो कहाँ से खरीदा था? सैंडविच? मैं थोड़ा चौंका, फिर समझ गया कि वो सुबह वाला सैंडविच पूछ रही है। मैंने जवाब दिया, वो मैंने खुद बनाया था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी वो खूबसूरत आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं, लेकिन उसके चेहरे से मैं उसकी फीलिंग्स बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मेरे मन में तुरंत ख्याल आया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैंने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, आपको अच्छा नहीं लगा था क्या? उसने तुरंत कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में दू जियान कुछ समझाने ही वाली थी। उसने खुद वो सैंडविच खाया भी नहीं था, लेकिन उसकी असिस्टेंट मेई लियांगक्सिन के रिएक्शन से इतना तो साफ था कि सैंडविच काफी टेस्टी था। आखिर वो इतना अच्छा लगा था कि उसने पूरे रास्ते उसी की तारीफ की थी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट जाते वक्त भी उसने एयरप्लेन फूड को बेकार बताया था और सुबह वाले सैंडविच को याद करती रही। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, उसकी माँ दू ताई ताई अचानक पूरे रॉयल अंदाज में चमकती हुई लिविंग रूम में आ गईं। दूर से ही अपनी बेटी को देखकर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, आज सूरज किस दिशा से निकला है? इतनी बिजी रहने वाली हमारी मैडम आज घर पर खाना खा रही हैं। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट किया, मैडम आप वापस आ गईं। दू जियान ने भी कहा, अभी अभी फ्लाइट से वापस आई हूँ, थोड़ी भूख लगी है इसलिए कुछ हल्का खा लूंगी। मैंने पूछा, आज आप कहाँ गई थी? उन्होंने बताया, तुम्हारे झो अंकल और मई हुई आंटी ने एक चैरिटी ऑक्शन रखा था, मैं बस वहाँ थोड़ी देर के लिए गई थी। इतना कहकर दू ताई ताई ने उन्हें घर छोड़ने आई। अपनी असिस्टेंट शेन यूए की तरफ देखा, शियाओ शेन, आज तुमने काफी मेहनत की, अब अगले 2 दिन आराम से छुट्टी मनाना। मैंने भी एक नजर उस असिस्टेंट पर डाली। उम्र लगभग मेरी ही थी, कपड़े काफी क्लासी थे और मेकअप भी बिल्कुल प्रॉपर और एलिगेंट था। उसने सिर हिलाया और फिर दू जियान को भी ग्रीट करके वहां से चली गई। दू ताई ताई डाइनिंग टेबल के पास आई। उन्होंने दू जियान को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी लगी? घर का खाना अभी भी सबसे अच्छा लगता है ना? दू जियान ने हल्की आवाज में जवाब दिया, हाँ। मैं तुरंत बोल पड़ा, मैडम आप भी कुछ खा लेंगी? नहीं, आज काफी ज्यादा खा लिया है। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया, फिर बोली, कल तुम्हारे पापा वापस आ रहे हैं, इसलिए कल थोड़ा ज्यादा अच्छा खाना बनाना। मैंने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है। उसी वक्त मेरे दिमाग में कल के मेन्यू की प्लानिंग शुरू हो गई। तभी दू ताई ताई ने पूछा, चियान वापस आ गई है? मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से एक सिर बाहर निकला। दू चियान हाथ में मोबाइल लिए खड़ी थी, एक तरफ गेम खेल रही थी और दूसरी तरफ चिल्लाकर बोली, मॉम मैं घर पर ही हूँ, खाना खा लिया है और नहाकर भी रेडी हो गई हूँ। दू ताई ताई ने उसे समझाया, घर पर हो तो ठीक है, कल तुम्हारे पापा वापस आ रहे हैं, रात को सब साथ में डिनर करेंगे, इसलिए कोई भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ऊपर नीचे दोनों बहनों ने एक साथ जवाब दिया, ठीक है। तभी दू चियान ने फिर कहा, वैसे मॉम अगले वीकेंड मैं घर पर एक पार्टी रखना चाहती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे, बीबीक्यू करेंगे। दू ताई ताई ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है, बस घर को ज्यादा गंदा मत करना। अगले हफ्ते मैं और तुम्हारे पापा यूरोप जा रहे हैं, उस दौरान तुम्हारी बड़ी बहन जियुआन तुम्हारे इन दोस्तों को संभाल लेगी। माँ की नजरों में 20 साल की छोटी बेटी अभी भी बच्ची ही थी और उसके सारे फ्रेंड्स भी उनके लिए बच्चे ही थे। वहीं 27 साल की बड़ी बेटी अब पूरी तरह बड़ी हो चुकी थी, इसलिए पेरेंट्स के घर पर न होने पर घर की जिम्मेदारी संभालना उसी का काम था। दू जियुआन ने भी बिना किसी शिकायत के सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी दू ताई ताई ने छोटी बेटी की तरफ देखकर फिर पूछा, वैसे आने वाले सारे फ्रेंड्स लड़कियां ही हैं? कोई लड़का भी आ रहा है क्या? अब थोड़ा बहुत लड़कों के साथ घुलना मिलना भी सीखो, अपनी बहन की तरह मत बन जाना जो इतनी बड़ी होकर भी सिंगल है। मैं पास ही खड़ा सब सुन रहा था। मन में तुरंत ख्याल आया, 27 की उम्र को कौन बड़ी उम्र बोलता है? अभी तो वो काफी यंग है। लेकिन इससे पहले कि दू जियुआन अपनी तरफ से कुछ बोल पाती, बाओ मैडम बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं। रात करीब 10:30 बजे डिनर खत्म हुआ। दू प्रेसिडेंट अपने कमरे में चली गईं और कुछ ही देर में फर्स्ट फ्लोर का पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया फिर से शांत हो गया।